Hey everyone, this is Ananya, a BPT 4th year student. Today we are going to study on topic cardiac failure, जिसको आप सब हार्ट फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. कार्डियक फेलियर क्या होता है? देखो, कार्डियक फेलियर बताने से पहले मैं आपको एक दो टर्म्स क्लियर कर देती हूँ. अब वो क्या क्या हैं मैं बताती हूँ आपको. तो देखो, तीन टर्म मैं आपको क्लियर कर देती हूँ: हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक फेलियर. ठीक है. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक फेलियर में. तो पहला हमारा है हार्ट अटैक. तो देखो, हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहते हैं. ठीक है. ठीक है. हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी कि MI भी कहते हैं. अब ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या होता है? एक्यूट ब्लॉकेज. क्या होता है ये? एक्यूट ब्लॉकेज है ना. एक्यूट ब्लॉकेज कैसा? जब हमारे हार्ट को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है तब. ब्लॉकेज कैसा हो सकता है? प्लाक का फॉर्मेशन हो सकता है ना. आर्थरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन हो सकती है. तब हमें जो हार्ट में प्रॉब्लम होती है उससे हमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी कि हार्ट अटैक होता है. ठीक है. हार्ट अटैक क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फाक्शन. इट इज़ अ एक्यूट ब्लॉकेज दैट कट ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल. हार्ट की मसल में जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तब हमें होता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन. सेकेंड पॉइंट है हमारा क्या? कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? जब हमारे हार्ट का फंक्शन जो हो ना वो सडन सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस, सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ क्या? हार्ट फंक्शन. आपको पता ही है हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आते हैं, है ना. तो जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ठीक से काम नहीं करते हैं, उनका जब सडन लॉस हो जाता है या फिर वो अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, सिग्नल नहीं भेज पाते हैं एक दूसरे को, उससे जो हमें प्रॉब्लम होती है वो होती है कार्डियक अरेस्ट. अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक कार्डियक फेलियर की. तो जो कार्डियक फेलियर होता है उसमें क्या होता है? हार्ट इज़ अनेबल टू पंप एनफ ब्लड. हार्ट जो होता है हमारा वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है. ठीक है. और जो हमारी बॉडी की नीड्स हैं ब्लड की वो पूरी नहीं कर पाता है. तब जो हमें होता है वो होता है हमें कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर. ठीक है. When heart becomes weak and stiff, it cannot pump properly. As a result, it causes less O2 and fluid accumulation. ठीक है. कार्डियक फेलियर वो कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा हार्ट होता है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता है एनफ ब्लड को, जो कि हमारी बॉडी की एक्सपेक्टेशंस, बॉडी की नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है. उसे हम कहते हैं कार्डियक फेलियर. ठीक है. अब कार्डियक फेलियर क्या? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कार्डियक डिसऑर्डर दैट impairs the ability of the ventricles to fill or eject the blood. मतलब ये वही कह रहा है कि कुछ स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कार्डियक डिसऑर्डर की वजह से हमारे जब वेंट्रिकल्स फिल नहीं हो पाते हैं अच्छे से और इजेक्ट नहीं कर पाते हैं ब्लड को, उससे जो हमें प्रॉब्लम होती है वो कि हमें होता है क्या? कार्डियक फेलियर. ठीक है. अब कार्डियल मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ट फेलियर आर डिस्निया. मतलब क्या क्या हो सकता है इससे? डिस्निया, फटीग, है ना, विच में लिमिट एक्सरसाइज टॉलरेंस. अब हमारे एक्सरसाइज करने की मान लो क्षमता 20 मिनट है पर वो अब घट के 10 मिनट हो गई है. ठीक है. उसके बाद अब हम देखते हैं कॉज. चलो पहले एपिडेमोलॉजी देख लेते हैं. एपिडेमोलॉजी क्या है? ये एक मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज़ है वर्ल्ड वाइड में. मोस्ट कॉमनली 60 ईयर्स या अबब, या आप मान लो अब की जनरेशन में तो 50 ईयर्स से अबब में दिखने लगती है आराम से. क्या दिखने लगता है? कार्डियक फेलियर दिखने लगता है. 1 से 2% ही एडल्ट में देखने को मिलता है हमें ये. मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और फीमेल्स भी होती हैं पर वो ओल्डर एज में होती हैं. मेनोपॉज मेनली कारण मेनोपॉज हो जाता है. ठीक है. अब हम इसका कॉज या ईटियोलॉजी देख लेते हैं. तो एज कार्डियक डिजीज़, कोई भी कार्डियक डिजीज़ जैसे इश्चेमिक हार्ट डिजीज़ हो गया, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो गया, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो गया, मायोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक इरिथमिया, पेरिकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हाइपरटेंशन,
पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियक टॉक्सिन्स यानी कि अल्कोहल का इनटेक, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें, फिजिकल, इमोशनल या इन्वायरमेंटल डिस्ट्रेस की वजह से भी क्या हो सकता है हमें, कार्डियक फेलियर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर जो मैंने आपको उधर बताया कॉज उसका, इश्यमिक हार्ट डिजीज़, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़, उन सब में से किसी की वजह से भी जब हमारे कार्डियक आउटपुट का जो फ्लो है वो रिड्यूस हो रहा है या पंप करने की क्षमता रिड्यूस हो रही है, तो उससे क्या एक्टिव होता है, एक तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है और एक होता है हमारा RAAS सिस्टम यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपने फार्मा में, बायोकेमिस्ट्री में, दोनों में पढ़ा होगा। वही सेम सिस्टम यहाँ अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि किडनी अब जैसे हार्ट कम कर दिया पंप करना ब्लड को, तो किडनी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि किडनी का काम होता है प्योरीफाई करना ब्लड को, है ना। तो किडनी क्या करता है, जैसे ही एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम हो जाता है तो उसमें क्या होता है, रेनिन रिलीज करता है किडनी। जैसे आपको पता है कि किडनी रेनिन रिलीज करता है, तो उसके बाद रेनिन रिलीज होने के बाद ये एंजाइम क्या रिलीज करता है, एंजियोटेंसिन 1 एंजाइम ये रिलीज करता है। अब लंग्स की भी तो कैपेसिटी अब धीरे धीरे कम होने लगी है ना, तो ये क्या करता है, एस कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करता है, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन। तो जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो रहा है तो हार्ट रेट इंक्रीज। अब पंप जब अच्छे से नहीं कर पा रहा है हमारा ब्लड, तो हार्ट रेट तो हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ही, बीपी हाई जाएगा, है ना। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे हमें, बीपी इंक्रीज होगा, वैसे कंस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगा। जैसे ही हार्ट कम कर दिया पंप करना, तो हर जगह कंस्ट्रिक्शन तो देखने को मिलेगा, वार्म तो कम हो जाएगी। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये दो, देखो क्या करता है, ये कंस्ट्रक्शन कर देगा। ठीक है, इधर से हम आ रहे थे सिंपैथेटिक सिस्टम से, तो ये कंस्ट्रक्शन कर दे रहा था। एड्रेनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करने लगता है ये, और पिट्यूटरी ग्लैंड से ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करने लगता है। एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है, ये कंट्रोल करता है कि इसको सॉल्ट एंड वाटर के फ्लो को, है ना, एक्यूमुलेट करने लगता है, सोडियम फ्लूइड रिटेंशन करता है ये, या सोडियम वाटर रिटेंशन करता है ये। ठीक है, और ये क्या करता है, ये वाटर के कंट्रोल करता है हमारे शरीर में वाटर के बैलेंस को, तो वहाँ पे भी फ्लूइड रिटेंशन देखने को मिलेगा। अब ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने लगा, तो अब ये दोनों इंक्लूड करके क्या करता है, कार्डियक रीमॉडलिंग, जिसका मतलब होता है डिसफंक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स सो दैट लैक ऑफ ब्लड इनटू एओर्टा एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, डिसफंक्शन कर देगा वेंट्रिकल्स में, जिससे लैक ऑफ ब्लड होने लगेगा हमारे शरीर में। अरे कार्डियक फेलियर तो यही है, क्या कि पंप नहीं कर पा रहा ब्लड, पंप नहीं कर पा रहा ब्लड, तो ब्लड की कमी हो रही है शरीर में, है ना। तो वो हो गया हमारा कार्डियक रीमॉडलिंग। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर है। देखो, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन NYHA ने 5 क्लासिफिकेशंस दी हमें, सॉरी 4 क्लासिफिकेशन दी हमें किसकी, हार्ट फेलियर की। क्या क्या, एक तो नो लिमिटेशन, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, नो लिमिटेशंस में क्या है, नो सिम्टम और लिमिटेशन इन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी। जब कार्डियक फेलियर इंसान को हो रहा है या हार्ट फेलियर इंसान को हो रहा है, तो वो उसमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो नो लिमिटेशन फर्स्ट क्लास पे है। ठीक है, उसको कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, कोई लिमिट नहीं दिख रही है उसको, वो अपना ऑर्डिनरी एक्टिविटी आराम से कर रहा है। ठीक है, माइल्ड में क्या होता है, माइल्ड जैसे आपको सबको पता है, माइल्ड मतलब थोड़ा, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी है ना, उसमें हमें टायर्डनेस देखने को मिलती है, डिस्निया देखने को मिलेगा और चेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। अब मॉडरेट में क्या दिखेगा, मॉडरेट में दिखेगा कि मार्क लिमिटेशन इन फिजिकल एक्टिविटी ड्यू टू डिस्निया और चेस्ट डिस्कम्फर्ट। मतलब मार्क लिमिटेशन यानी कि 10 मिनट था, तो वो 10 से अब थोड़ा सा कम हो गया, है ना। वो एक ही लिमिट पे लाके हमें रख देगा। जैसे कि आप गार्डन में वॉक करते हो 10 मिनट, अब आप 10 मिनट वॉक नहीं कर पा रहे हो, 5 मिनट में ही आपको डिस्निया होने लग रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है। सीवियर में क्या हो, बहुत ज़्यादा सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, रेस्ट के टाइम पे भी हमें सिम्टम देखने को मिल रहा है,
कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो सिम्टम्स और इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, नो लिमिटेशन में क्या कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी पे कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा। माइल्ड में क्या हो रहा है कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं, मान लो हम खाना ही खा रहे हैं, ये छोड़ो खाना तो ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टायर्ड नहीं होता है इंसान। मान लो हम खाना ही खा रहे हैं और खाना खाने के बाद हम उठे, हाथ धोने गए, ठीक है, और हाथ धो के हमने 15-20 मिनट वॉक करा, उसमें भी हमें टायर्डनेस नहीं, और ये हमारा डेली का रूटीन है, फिर भी उसमें हमें टायर्डनेस, डिस्निया, चेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिला। मॉडरेट में क्या होता है कि इसमें मार्क्ड लिमिटेशंस हो जाती हैं, मतलब पहले तो हम वॉक कर ले रहे थे खाना खाने के बाद, अब तो हम हाथ धोने भी जा रहे हैं तो हमें टायर्डनेस होने लग रही है, डिस्निया होने लग रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होने लग रहा है, ठीक है। सीवियर में क्या है कि सीवियर में अब हम खाना भी नहीं खा पा रहे अपने से, है ना, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ये 1 गो रिविजन नोट्स हैं, ठीक है, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।